नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और आप सभी का लेक्चर 18 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, 17 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं। ठीक, 18वीं हमारी क्लास है। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड है। मैंने आपसे बोला था 20 क्लास में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री वो कंप्लीट कर जाएगी, तो विश्वास रखो 20 क्लास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से 21वें नंबर क्लास से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ओके, 32 से 33 क्लासेस में आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री खत्म कर देंगे। और इसके बाद आप कभी भी यूपीपीएससी का एग्जाम देना हो, किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने जाओ, केवल इस क्लास को करके जाओ। आपको समझ में आएगा कि इस क्लास के बाद कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के प्रैक्टिस कर लो। अगर क्वेश्चन ना लगे तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, मैंने इसके पहले की क्लासेस में एक बात बोली है कि आने वाले दिनों में जब मैं क्रैश कोर्स पेड पढ़ाऊंगा तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना डिटेल में जाके क्लास लूंगा या नहीं लूंगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, क्योंकि मैं 32 से 34 घंटे में आपकी क्लासेस को कंप्लीट कर रहा हूं। और तब जब मैं फॉर्मेटिंग बना के आता हूं, यही मैं एक ही अक्षर लिख के पढ़ाता ना, केवल समझा। अभी तो मैं क्या है कि फॉर्मेटिंग बना के आ रहा हूं, तो आपका आधा समय बचा लेता हूं। वही जितनी मैं क्लास लेता हूं, आप कोई और की क्लास देखोगे तो वो लोग यही क्लास 2-2 घंटे में ले होंगे। तो अंतर क्या ना कि फॉर्मेटिंग बनाने के बाद ये क्लास आपकी 32 घंटे के 33 घंटे करीब में लगेंगे खत्म होने में। और पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया, आप तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, उसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो, ताकि फिर कभी क्लास देखना हो तो आप प्रिंट आउट अपने पास रखो, पेन उठाओ और करते चले जाओ। जहां पे आपको लगे कि सर बोलना है, लिखे नहीं है, साइड में कहीं जगह है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन को। यहीं से गांधीयन फेज का फेज 2 भी माना जाता है। देखो होता क्या है, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है क्योंकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें एक बात थी, क्या हो रहा है, उसमें एक बात लिखी थी कि भैया हम 10 साल बाद क्या करेंगे, अपनी तरफ से कमीशन का गठन करेंगे। वो कमीशन क्या जाएगी, वो कहेगी कि भाई जांच करेगी कि भारतीयों पे इसका क्या इंपैक्ट रहा। क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, इसके तहत भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की नींव रखी गई थी। तो अब चूंकि नियमानुसार 1919 की बात थी, 10 वर्ष बाद उसी एक्ट में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक कमेटी का गठन करेंगे। तो ईमानदारी से वर्ष 1929 में एक कमेटी भेजी जानी चाहिए थी, जिसका नाम भले ही साइमन कमीशन होता। लेकिन इसका गठन कब किया जा रहा है, 2 साल पूर्व 1927 में गठन किया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी लिबरल पार्टी है और लेबर पार्टी बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है, और यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। आगे चल के देखोगे तो आपको यहाँ पे दल परिवर्तन भी होता है, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। और यही समय था कि भारतीयों का, तो कभी भी क्या होता है, इलेक्शन में लाभ लेना रहता है। तो भारतीयों का इलेक्शन में लाभ लेने के लिए कि भारतीय हमारा साथ दें, इसके लिए क्या किया जाता है कि पूरी की पूरी एक षड्यंत्र करके 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति दी जाती है 1927 में। साइमन कमीशन का एक भी मेंबर भारतीय नहीं रहता है, कुल 7 सदस्य रहती है, सभी यूके के रहते हैं। ये सब के सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहते हैं। जैसे जो इसका अध्यक्ष था, जिसका नाम साइमन था, वो लिबरल पार्टी से संबंधित रखता था, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर हुआ करता था ये। अब भारतीयों पे इंपैक्ट की आप जांच करने आ रहे हो और आप में कोई भारतीय ही नहीं है, तो यानी इस कमेटी का नाम आप खुद सोचो क्या कहते हैं। ये श्वेत कमेटी है, ये गोरों लोग की कमेटी है। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो गोरों की कमेटी है। ठीक, हम यही कहके क्या करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं साइमन गो बैक। एटलीस्ट भाई कोई भारतीय तो शामिल करो, हमारे पे जांच करने रहो तो भारतीय शामिल करो। ठीक, 2 साल पहले तो आ हमारे पे जांच करने के लिए। तो ये सारी की सारी बातें थी। पेपर में क्वेश्चन साइमन कमीशन के बारे में आता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, साइमन कमीशन भारत कब आई, भारत आई तो कहां पे आई। ठीक है, इसके बाद से साइमन कमीशन भारत कितनी बार आई, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट क्या दिया, रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी, साइमन कमीशन का विरोध कहां हुआ, विरोध का प्रचार क्या था, कितने लोग साइमन कमीशन के सपोर्ट में थे, कौन साइमन कमीशन के विरोध में था, साइमन बचाओ कमेटी का गठन किया गया था वो क्या थी। इन सारी चीजों को हम लोग केवल साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। आप लोग क्या साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हो, बस 1927 पढ़ दिए, लाला लाजपत राय वाली घटना पढ़ ली और आगे बढ़ गए। ठीक, तो आप कहते ना कि थोड़ा सा डिटेल में जाके क्लास हो जाए तो क्या पता इसके साइड में भी जो क्वेश्चन है आपका काम हो जाएगा। तो देखो, अब पहली बात मैंने क्या बोला कि भाई 1919 की अधिनियम, 1919 के एक्ट की जांच करने आई थी। 1919 के का जो अधिनियम था कि जांच हेतु आई थी। इसका गठन क्यों किया गया था, कि जांच हेतु। पहली बात समझ गए आप लोग। कारण, यहां पे गठन का क्या हो गया, कारण बहुत शॉर्ट में आपको लिख रहा हूं, आपको समझ आएगा। ये बात आप लोग समझ गए भाई। ईमानदारी से इसका 2 साल बाद गठन करना चाहिए था, लेकिन इसका गठन कब हो गया, 1927 में। तो कुल 4 सालों का संबंध इससे है, 4 साल का। 1927 में क्या होता है कि साइमन कमीशन का गठन की जाती है। गठन के जस्ट अगले वर्ष क्या था, अगले वर्ष 1928 में प्रथम बार फर्स्ट टाइम भारत में इनका आगमन होगा साइमन कमीशन का। ठीक है, इसके बाद से इनके द्वारा रिपोर्ट जो जाती है वो 1930 में जाती है। उसके रिपोर्ट देने के एक बार पहले इनका भारत विजिट और था, तो सेकेंड टाइम जो इनका भारत विजिट था वो 1929 में था। तो ध्यान देना
साइमन कमीशन के ऊपर 1927 का डेट हो, 1928 का डेट हो, 1929 का डेट हो, 1913 का डेट हो, ये चार के चारों डेट का संबंध आपके साइमन कमीशन से है मेरे भाई। स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर आ जाए कि साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आई, तो साइमन कमीशन भारत में 2 बार आई। देखो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल की गाड़ी जा रही है, तो बस 2-4 सेकंड की क्लास पॉज कर देता हूं, ठीक है। अब क्लास बढ़ा सकती है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7 सदस्यीय था, कोई इंडियन नहीं था, इसी के लिए हम लोग इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आपसे अगर एग्जैक्ट डेट पूछे कि भारत कब आया था, तो ये 3 फेब, ध्यान देना, ये सॉरी हाँ 3 फरवरी 1928 को ये भारत आए थे। और बाद में कहाँ पे आए थे? बम्बई में आए थे, ठीक है। बॉम्बे में ये आए थे, बम्बई में ये पहुंचे थे, ठीक है। जब ये बंबई पहुंचते तो सबसे ज्यादा विरोध जो होता है वो लाहौर में होता तो पूरे भारत में ही है। साइमन गो बैक के नारे पूरे भारत में लगते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, धरना प्रदर्शन चलता है, लेकिन लाहौर में थोड़ा एग्रेसिव विरोध भी होता है यहाँ पे, क्योंकि लाला लाजपत हमको होता है लाल बाल पाल क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो इन्होंने विरोध भी बहुत तगड़ा किया था, ठीक है। और अगर आप रिपोर्ट का एग्जैक्ट डेट जानना चाहोगे तो 1930 साल को याद करने का तरीका, यहाँ पे 1930 है तो डेट भी इसका क्या है 30 मई 30 मई एग्जैक्ट डेट था जब ये रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1930 को। ओके, इतनी सारी बातें हमने पहले समझ लिया था। तो इतनी सारी चीजें, पीएम कौन थे? तो बॉल्डविन थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको साइमन के बारे में क्या बताया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, यहाँ पे लिख देते हैं ये हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, ठीक है। और इसका संबंध किसे था? तो लिबरल पार्टी से संबंध है इसका, लिबरल पार्टी। ओके, इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाया था, आगे बात समझे ना, इतनी सारी चीज समझाया था। और ये यहां से स्टार्ट है, मतलब हम लोगों ने क्या देख रहे हैं आज, लेक्चर नंबर, वैसे तो हमारा 19 है ये, क्योंकि इंट्रो क्लास अगर शामिल करेंगे तो इसमें 19 है, मतलब पीडीएफ में जो आपका कंटेंट है वो 19 लेक्चर का इंट्रो के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाला लाजपत राय। होता क्या है कि जब साइमन कमीशन भारत आएगी तो हर जगह बहुत तगड़ा विरोध होगा और साइमन गो बैक के नारे लगेंगे। क्या नारे लगेंगे? साइमन गो बैक। आप लोग ये साइमन गो बैक के नारे याद करना जरूरी है, आपको याद भी है, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, विरोध स्वरूप क्या होगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे। आप देखते हो ना कि कोई किसी नेता का विरोध करता है तो क्या करता है, काला झंडा दिखाता है। तो काला झंडा क्या होता है, विरोध प्रदर्शन का एक सिंबल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। काला झंडा दिखाएंगे, भाई ये हम आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान देना। अब जब इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं तो भाई पुलिस है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स हैं, लिबरल पार्टी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं। तो अब होगा क्या कि भाई साइमन यहां पे भाई लाठीचार्ज तो होना ही आम बात है। तो होता कि लाहौर में लाठीचार्ज की घटना देखने को मिलती है, ठीक है। यहां से इसका परिणाम क्या होगा कि लाहौर में क्या होता है, लाठीचार्ज की घटना देखने को मिलती है, लाहौर में लाठीचार्ज की घटना देखने को मिलती है। और तो कितना निर्दयी लाठीचार्ज हुआ होगा, क्यों, एक कांग्रेस का पूर्व प्रेसिडेंट, ध्यान देना, कांग्रेस के एक पूर्व प्रेसिडेंट के ऊपर इतनी भयानक लाठीचार्ज होगी कि उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के उपरांत क्या हुआ, तो हमने एचएसआरए का गठन पढ़ा है, क्या हुआ उसके बाद से, एचआरए और एचएसआरए। तो लाहौर पे में क्या होगा, लाठीचार्ज होगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहीं पे इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और ये इस लाठी चार्ज में कहते हैं कि मेरे ऊपर जो लाठी बरसी है ना, वो एक एक लाठी क्या होगी, ब्रिटिश ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अर्थात अब इनकी 100 पेटी तैयार होगी इसी से। उनको पता था कि जो भारतीय ये अब इससे एग्रेसिव होंगे और अब ठान लेंगे कि इनको यहां से भेजिए जो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक, इनको यहां से भेजिए जो चाहे कुछ भी हो जाए। और मतलब अपने आप में बहुत ही सैड न्यूज था, मतलब हर एक भारतीय के लिए क्या है ये, भाई इससे बुरा सैड न्यूज कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कि हमारा इतना बड़ा लीडर अब हमारे बीच में नहीं रहा, ठीक है। और गांधी जी शोक भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट का मैंने एक अलग से वो पेज ही बना दिया है। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था कि मेरे ऊपर उस लाठी से प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की, उनकी 100 पेटी की आखिरी कील साबित होगी। और महात्मा गांधी ने इनकी मृत्यु पे क्या कहा था, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे ध्यान देना मेरे भाई, ये वाला स्टेटमेंट कि लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया,
तो भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, ये स्टेटमेंट किसकी मृत्यु के बाद दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने ये दिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद। अब आपको समझ में आएगा कि गांधी जी एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनका रिस्पेक्ट क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर में भी है, लाल बाल पाल में भी है। ठीक है, हमने तिलक जी के संदर्भ में देखा कि तिलक जी की मृत्यु में क्या था, सबसे ज्यादा जो शोक व्यक्त करते हैं वो गांधी जी व्यक्त करते हैं। ठीक है, और तिलक जी का जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग था। ठीक, अब हम लोग प्रचार की बात करें तो प्रचार देखेंगे लखनऊ में इस मूवमेंट का बहुत ज्यादा प्रचार होगा। ठीक है, अगर आप लोग लाला लाजपत राय के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो और एडिशनल चीजें, तो मैं आपको लाला लाजपत राय के बारे में बस एक सेकंड अपने नोट्स में देख रहा हूं। लाला लाजपत राय के बारे में कुछ चीजें हैं जो आप लोग को जान ही लेना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि लाला लाजपत राय ने डीएवी कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, ध्यान देना, जो डीएवी कॉलेज लाहौर में स्थापना हुई थी उसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा भूमिका था। तो डीएवी कॉलेज लाहौर में बेसिकली एक्टिव थे, तो इसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और आप लाला लाजपत राय के बारे में जानना चाहते हो तो ध्यान देना, इनके द्वारा वंदे मातरम और पंजाबी नामक एक समाचार पत्र का आरंभ किया गया था। क्या? वंदे मातरम प्लस पंजाबी नामक जो समाचार पत्र था, पंजाबी नामक समाचार पत्र था, इसका जो शुभारंभ किया था वो इन्हीं ने किया था, इन्होंने शुरू किया था समाचार पत्र। ओके, वंदे मातरम और पंजाबी नामक समाचार पत्र इन्होंने स्टार्ट किए थे। ठीक है, इंग्लिश में इन्होंने एक समाचार पत्र स्टार्ट किया था जिसका नाम था द प्यूपल। ठीक है, ये किसमें थी? तो ये भी एक समाचार पत्र था जो कि बेसिकली किसमें था? इंग्लिश में था। आगे बात समझ में, ये इंग्लिश में था। ये आपको लाला लाजपत राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट हो गए जिसको हम लोग देख लेना चाहिए। ठीक है, ये स्वराज दल ने इनको एज अ मेंबर, एक सदस्य के रूप में भी चुन के केंद्रीय विधानसभा में भेजा था। तो ये सब वो फैक्ट्स था लाला लाजपत राय के बारे में। एक बार आप बताओ कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन में, वो कब, वो ईयर क्या था? तो चलो बताओ, क्या मुझे पता, आप लोग अगर बता देते तो बहुत अच्छी बात होती, नहीं बताओगे तो भी मैं बता दूं। 1920 में 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष ये चुने गए थे। तो 1920 में 1920 में ये क्या है? कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्ष थे। आगे पसंद में, तो लाला लाजपत राय के बारे में हमने क्या किया? एडिशनल फैक्ट क्या क्या देखा, कब ये अध्यक्ष थे, इनकी बुक्स को देख लिया, डीएवी कॉलेज की स्थापना में इनका भूमिका था वो देख लिया। अब हमको पता है कि हमको क्या देखना है? प्रचार देखना है। तो अगर हम लोग प्रचार को देखें, यानी साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था उसके प्रचार को हम लोग देख रहे हैं, तो लखनऊ, आपको मेंस में एक टॉपिक है कि यूपी की भूमिका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यूपी की भूमिका। तो ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्लस गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इन दो पर्सनालिटी ने क्या किया? आप देखोगे कि यूपी में, लखनऊ में इन्होंने इस मूवमेंट को निर्देशित किया, या हम लोग कह सकते हैं संभाला इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि भाई अब वो कौन कौन से लोग थे। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे कि किसने सपोर्ट किया और किसने विरोध किया। तो जो सपोर्टर्स थे, सपोर्टर्स और विरोधी इजीली आप पहचान जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी तक क्या है कि मुस्लिम लीग का चेहरा बहुत बढ़िया है, जानना। अभी तक क्या है, यहीं के बाद से, इसी घटना के बाद से अभी नेहरू रिपोर्ट तैयार होगी और यहीं से जिन्ना का स्वभाव बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। कहा जाता है कि इसमें सपोर्टर्स में अगर जाओगे तो मुस्लिम लीग का साइमन कमीशन के सपोर्ट के मुद्दे में ही दो फाड़ हो गया था। तो ध्यान देना, मुस्लिम लीग यहां पे कह सकते हैं कि जिन्ना के सपोर्ट वाली, जिन्ना के नेतृत्व वाली जो मुस्लिम लीग है, एमएल यानी मुस्लिम लीग है, उसने सपोर्ट किया था। और विरोध में यहीं पे एक लीडर थे, ध्यान देना, उस लीडर का नाम है मोहम्मद सफी। ठीक है, मैं नाम देख लेता हूं, हाँ, मोहम्मद सफी। तो मोहम्मद सफी के नेतृत्व वाला, एक एक चीज बहुत क्लियर समझना, ये ट्रिक है यहीं पे, मोहम्मद सफी के नेतृत्व वाली जो मुस्लिम लीग है, ये क्या की? इसको विरोध की। ठीक, और यहीं के बाद से आगे अगला टॉपिक हमारा नेहरू रिपोर्ट है।
नेहरू रिपोर्ट रिपोर्ट पे ये टकराव हो जाएगा और ये कांग्रेस के अगेंस्ट ले जाएंगे जिन्ना। यहीं पे क्या होगा, कांग्रेस के अगेंस्ट ले जाएंगे जिन्ना। तो यानी जिन्ना का भी झुकाव क्या हो जाएगा, अंग्रेजों की तरफ हो जाएगा, इस्लामिक राजनीति पे हो जाएगा। ठीक, और फूट डालो राज करो की नीति थी अंग्रेजों की। तो यही कारण है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना स्टार्ट होता है तो जिन्ना और मोहम्मद शफी ये दोनों पर्सनालिटी हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक एक चीज यहीं से समझ से चलो ताकि कोई बहुत ज्यादा रटने वाला काम ना पड़े। देखो मैंने क्या लिखा है, आगा खान ने मुस्लिम लीग की नींव रखी थी, ठीक है। अब देखो मोहम्मद शफी भी पहुंचे हुए हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मोहम्मद अली जिन्ना भी पहुंचे हुए हैं। अब आप समझ गए, क्योंकि अब यहां से क्या है, यहां से दोनों की लोग की जो आइडियोलॉजी है वो मुस्लिम राजनीति हो जाएगी। तो दोनों लोग अंग्रेजों की तरफ, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात समझ में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सब चीज लिंक करते चलूंगा, आप लोगों को कहीं मेरे भाई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज समझते चलना। कहीं आपको लगे कि सर मुझे यहां पे दिक्कत आई है तो आप लोग बता देना। आप देखो सपोर्ट में जो जितने भारतीय थे, जो भारतीय पार्टीज थी, चाहे उसमें आप जस्टिस पार्टी की बात करो, चाहे आप मतलब आपको मैं बताता हूं, एक एक चीज मैं लिखते चलता हूं पहले कि किन किन लोगों ने क्या किया था कि साइमन कमीशन का बेसिकली विरोध किया था। ठीक है, किसने विरोध किया था, तो इसमें हिंदू महासभा थी, ठीक है, हिंदू महासभा ने विरोध किया था, लिबरल फेडरेशन ने विरोध किया था, किसान मजदूर पार्टी ने विरोध किया था। इन सब ने क्या किया था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये समझ में रखना। और पंजाब की एक थी यूनियनिस्ट पार्टी थी, और मद्रास की जस्टिस पार्टी के अतिरिक्त कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों ने इसका बहिष्कार किया था। तो किसने विरोध नहीं किया, किसने विरोध किया, किसने सपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये सपोर्ट और विरोध में आप फंस जाओगे। सपोर्ट में क्या लिखते हैं, सपोर्ट में हम लोग एग्जैक्ट वर्ड वाले लिखते हैं वो कि साइमन का सपोर्ट, साइमन कमीशन का सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये मतलब सपोर्ट वाला टर्म कभी कभी भारतीय दिमाग में आ जाता था कि हमारे पक्ष से सपोर्ट की, उनके पक्ष से सपोर्ट, और साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध किया, मतलब हमारी तरफ से नहीं उनकी तरफ से बात करें, तब इसका आंसर बदल जाएगा। तो साइमन कमीशन का किसने सपोर्ट किया था, तो जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था, जिन्ना ने विरोध किया था। फिर इसका आंसर जिन्ना नहीं होंगे, फिर इसका आंसर क्या जाएंगे, मोहम्मद शफी हो जाएंगे, ठीक है। ये बाद में डाउट में आ जाते हैं आप लोग, ठीक है, मोहम्मद शफी हो जाएंगे। मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने क्या किया था, वो विरोध किया था, और यहां पे जाके अब जिन्ना हो जाएंगे, ठीक है। जिन्ना के नेतृत्व वाला जो मुस्लिम लीग है उसने विरोध किया। अच्छा ठीक, अब सपोर्ट मतलब जिन भारतीय पार्टी ने सपोर्ट या विरोध नहीं किया था, उसमें आपकी जस्टिस पार्टी भी थी और एक पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी भी थी, इसने भी सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। भारतीयों का सपोर्ट नहीं किया था, यानी इनका, ठीक। तो इसमें आपकी जस्टिस पार्टी आ जाएगी, ठीक है, जस्टिस पार्टी आ जाएगी, और इसमें आपको क्या आ जाएगी, यूनियनिस्ट पार्टी आ जाएगी, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। अच्छा देखो, इन दो पार्टीज के संदर्भ में एक स्टेटमेंट मिलता है, वो स्टेटमेंट क्या मिलता है, वो ध्यान से सुनना। ये नहीं मिलता कि इन्होंने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया है, ये मिलता है कि इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, न्यूट्रल हो गए थे जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब आ जाओ, आगे की बारी है। तो जो हिंदू महासभा थी, इसने भाई विरोध किया था, ठीक है। किसने सपोर्ट किया, किसने विरोध किया, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, महासभा, ठीक है, ने कांग्रेस जो आपका साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार किया था, उसका, ठीक है। तो ये हो गया लिबरल फेडरेशन हो, ठीक है, लिबरल फेडरेशन हो, या आपकी यहीं से एक और बात आती है, किसान मजदूर पार्टी। और साइमन कमीशन के सपोर्ट में कौन थी, तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली जो मुस्लिम लीग थी, जस्टिस पार्टी जो थी, जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। और इसके अलावा ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, ठीक है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, ठीक है। सेंट्रल सिख संघ
इन सभी लोगों ने क्या किया था, बेसिकली सपोर्ट किया था किसको, साइमन कमीशन को। इन्होंने सपोर्ट किया मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, सेंट्रल सिख संघ, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन। इन्होंने आयोग का विरोध नहीं किया था, अर्थात इन्होंने आयोग का समर्थन किया था। आयोग का विरोध किसने किया, तो जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान। इसमें भाई एक पार्टी भाई कांग्रेस तो रहेगी, ठीक है। कांग्रेस के लीडर्स तो यही समझो कि मार भी खा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब बातें समझ में। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे साइमन कमीशन की तरफ झुकाव भी किसका था, डॉक्टर बी.आर. और अंबेडकर का भी था। तो होता क्या है कि साइमन बचाओ कमेटी का गठन किया जाता है ताकि भारतीयों को कोई बचा पाए कि भाई कि साइमन कमीशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, भारत में आना इसका कितना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए साइमन बचाओ कमेटी बैठाएगी, मतलब सरकार की तरफ से भी एक कमेटी बैठाएगी जिसकी मेंबर्स कौन थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके एक सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, तो पेपर में आ जाएगा कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आंसर आएगा नो, इसके सदस्य थे, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा जो डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका है वो साइमन कमीशन की तरफ रहती है, ठीक है, ध्यान देना। अब सुझाव साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन आ क्यों रही है, भारतीयों का वोट पाने के लिए इसका गठन किया जा रहा है। तो सुझाव इसका शुरू में क्या है, पॉजिटिव है कि प्रांतों में क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की गठन करेंगे। जब प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की गठन करेंगे तो हमको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से क्या आ रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन आ रहा है। तो ये क्या यानी सुझाव दे रहे होंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किए जाए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किए जाए, ठीक है, द्वैध शासन समाप्त हो, इसका एक सुझाव रहा होगा। क्लियर बातें समझते चलना मेरे भाई, कहीं कोई डाउट आए तो बताना। इन्होंने बोला कि भाई हमको क्या करना चाहिए, एक संघीय संविधान की हमको नींव रखनी होगी, एक संघीय संविधान की हमको नींव रखनी चाहिए। और लेकिन इनकी एक बात यह थी कि सेंटर में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं रहे, केंद्र में भारतीयों की भूमिका ना रहे, सेंटर में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं रहे। अभी भी ये केंद्र में भारतीयों की भूमिका से बच रहे हैं, भारतीयों की भूमिका ना रहे। अभी भी क्या है, ये केंद्र में भारतीयों की भूमिका से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी भूमिका ना रहे। आगे क्या है, अब चूंकि बहुत सारे, अब देखो विरोध में कौन है, जो साइमन कमीशन के सपोर्ट में कौन है, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन है, ठीक है। साइमन बचाओ कमेटी में कौन है, डॉक्टर बी.आर. राव अंबेडकर है। तो आप यहां पे समझो, इन्होंने एक पॉइंट भी लिखा साइमन ने अपनी कमेटी उसमें कि अल्पसंख्यक जातियों के हितों पर गवर्नर जनरल को विशेष ध्यान देना होगा, गवर्नर जनरल को विशेष ध्यान देने को कहा था। इसने कहा कि मताधिकार को आपको बढ़ावा देना चाहिए। अभी तक जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग केवल 2.5% भारतीयों को ही मताधिकार का अधिकार था। इसको हमको इतना लिबरल बनाना होगा कि ये 10 से 15% हो जाए, यानी भारतीयों की भूमिका 10 से 15% हो जाए शासन के चयन में, ठीक है। और इनका एक सुझाव था पॉलिटिकली कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए। तो ये इसके सुझाव थे। अच्छा देखो, इसमें से बहुत सारे पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब साइमन कमीशन के बारे में सोचना क्या क्वेश्चन बनाएंगे जो आपसे नहीं लिख पाएगा। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। अब देखो हमारा अगला है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। हमको पता है कि कांग्रेस क्या कर रही है, बहुत तगड़ा विरोध कर रही है। कांग्रेस ही नहीं भाई, 99% या हम लोग मिनिमम 90% तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो हुआ साइमन कमीशन निष्फल निकल जाएगी। हालांकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का एक्ट आता है, ठीक, उसी का। अब देखो जैसे इन्होंने क्या सुझाव दिया है, प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, द्वैध शासन समाप्त होना चाहिए। तो द्वैध शासन 1935 में समाप्त करके केंद्र में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम वहां पे होता भी है, ठीक ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट का गठन क्यों किया जाता है, आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। देखो नेहरू रिपोर्ट के गठन की पूछे क्या था, लॉर्ड बर्किनहेड का चैलेंज। लॉर्ड बर्किनहेड क्या था, इस वक्त भारत सचिव था। लॉर्ड बर्किनहेड क्या करेगा, ये कर देगा, ये भारत सचिव था, ये क्या था, ये भारत सचिव था, और ये कर देगा कांग्रेस को चैलेंज कि भाई तुम लोग इतने ही सक्षम हो तो क्यों अपना एक संविधान नहीं बना रहे हो, और अपना एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ हमको जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें, सभी भारतीय एक्सेप्ट करें, दम है तो दिखाओ। तो लॉर्ड बर्किनहेड के इस चैलेंज को क्या हुआ, कांग्रेस स्वीकार कर लेती है, अर्थात नेहरू स्वीकार कर लेते हैं। नेहरू मतलब बड़े नेहरू, मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सभी लगभग सभी भारतीय स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और इस चैलेंज को मैंने क्या बताया, इस चैलेंज को मुस्लिम लीग की जो समर्थन वाले जिन्ना थे उन्होंने भी स्वीकार किया, और डिसाइड होता ठीक है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना क्या करेंगे, एक संविधान तैयारी करेंगे। फिर ऑल इंडिया पार्टीज कमेटी का मीटिंग होता है दिल्ली में। दिल्ली में क्या होगा कि फरवरी में, ये मीटिंग आपकी फेब
1928 में होनी स्टार्ट होगी। देखिए जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, अभी साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया, जब आई है कब 3 फरवरी को, जब विरोध होगा तो लॉर्ड सचिव चैलेंज कर देंगे। इनके चैलेंज करते क्या होगा, दिल्ली में एक सर्वदलीय 9 फरवरी 1920 क्या होगा, एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया जाएगा। ठीक है, एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। तो अरेंज करने के लिए आपको कहीं दे दे, ठीक है, कार्यक्रम अरेंज करने के लिए देता है ना, तो वहां पर दे दे कि भाई दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड बर्किनहेड के चैलेंज को लेकर किया गया था। अब इसके बाद से क्या है, ये यहाँ पर डिसाइड हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कमेटी बनाते हैं और उसका काम क्या होगा कि वो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेटिंग करेगी। एक्चुअली हमारा आगे का क्या हमारा दौर रहेगा उसकी एक रूपरेखा तैयार करेगी। इसके बाद इसकी इसी ऑल इंडिया सम्मेलन की दूसरी सेकंड मीटिंग होनी थी बॉम्बे में। ठीक है, कहां होनी थी, बॉम्बे में। और ये मीटिंग आपकी होनी थी मई 1928 में। कब, मई 1928 में। देखो 1928 में ही भारतीय कितने एक्टिव होकर अपना काम कर रहे हैं। साइमन कमीशन आई, इसमें लाला लाजपत राय की घटना हो जाती है, फिर हमने मई 1928 में क्या देखा कि मई 1928 में हमारी दूसरी मीटिंग होती है। और जो दूसरी मीटिंग होती है इसकी अध्यक्षता भी देखो कौन कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। हमने क्या किया, एक मुस्लिम लीडर को अध्यक्षता दिया। डॉक्टर अंसारी जी यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए, नेहरू जी के समर्थन में, मोतीलाल नेहरू के समर्थन में क्या करना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए। मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो क्या करेगी, जो एक जिसका काम होगा कि संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए हम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करते हैं, भारतीय संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए, सिद्धांतों का निर्धारण। अब भाई कमेटी का तो गठन हो गया, ठीक, लेकिन जब एक कमेटी का रिपोर्ट आता है तो कमेटी एक रिपोर्ट क्या कर रही है, पृथक निर्वाचन की मांग को खारिज कर रही है। समझना बात को, यहाँ पे क्या लिखा है, पृथक निर्वाचन की मांग को खारिज कर रही है। तो जब कमेटी पृथक निर्वाचन की मांग को खारिज करेगी तो इसी से कहा जाता है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि चूंकि जिन्ना के मन में अब तक आ चुका था कि हमको भी क्या करना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए, वरना अगर नहीं करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा कि भैया हम मुख्य धारा की राजनीति से पीछे हट जाएंगे। क्योंकि गांधी जी का समर्थन किसके पीछे था, जवाहरलाल नेहरू के पीछे था। तो वो समझ सकते कि भाई हम लाभ नहीं ले पाएंगे, भारत में हम लाभ नहीं ले पाएंगे। सबके दिमाग में लालच था। अब देखो तो यहीं से क्या होगा, अब जब अगस्त 1938 में रिपोर्ट सबमिट करने वाले रहते हैं कौन, नेहरू जी, बड़े नेहरू जी। ये मीटिंग कहाँ हो रही है, लखनऊ में हो रही है। ये घटना कब की है, अगस्त 1928 की। तो इसमें क्या होगा, जिन्ना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिन्ना शामिल नहीं होंगे, जिन्ना शामिल नहीं होंगे। बोलेंगे जिन्ना अब हमारा मोह भंग हो गया, शामिल नहीं होंगे। और ये कर देंगे क्या कि नेहरू रिपोर्ट क्या कर देंगे, विरोध। और मैंने आपको बोला लॉर्ड बर्किनहेड ने जो चैलेंज दिया था, वो चैलेंज क्या था, वो चैलेंज था कि भाई आप बनाओ, एक तो क्या है भारतीय संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करो, लेकिन कंडीशन है कि सभी लोग के द्वारा स्वीकार्य हो। वो क्या है, वह संविधान का जो सिद्धांत हो वह संविधान सभी दलों द्वारा स्वीकार्य हो, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि सभी दलों द्वारा स्वीकार्य हो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जिन्ना अब इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी जिन्ना क्या कर रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट को अब अस्वीकार कर रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, जिन्ना क्या कर रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहे हैं। आगे बात में अस्वीकार कर रहे हैं, भाई हमको नहीं चाहिए नेहरू रिपोर्ट, हम नहीं मानते, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर देंगे। अब इसके बाद से जिन्ना की इच्छा ये नहीं रुकेगी, ये क्या करते हैं 14 सूत्रीय मांग रखते हैं। जो जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग है वो हम लोग आगे रख लेंगे, देख लेंगे। अब 1928 के साइमन कमीशन में क्या था, देखो तो इसमें था कि भाई भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए जिसके ऊपर क्या रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश सम्राट के अंदर हम अपना राज्य करेंगे। उस समय जैसे ऑस्ट्रेलिया का हाल था। मूल अधिकारों का प्रतिपादन की बात बोली गई थी, पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। भारत में एक संघ होगा और उसके अधीन केंद्र होगा और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्था बातें क्या है आपकी 1928 के नेहरू रिपोर्ट में लिखी गई थी। तो ये क्या है, ये नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान हो गए जो नेहरू रिपोर्ट में बातें लिखी गई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट में हमने पृथक निर्वाचन को खारिज कर दिया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया और बोला भारत एक संघ होगा। संघ होगा मतलब उसमें
जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश क्षेत्र वो भी शामिल होगा, रजवाड़ वाला क्षेत्र वो भी शामिल होगा, जो इनकी प्रशासनिक इकाइयां वो भी इसमें शामिल होंगी। यानी भारत एक संपूर्ण, भारत क्या होगा, भारत का एक संघ होगा। इसके अधीन केंद्र मतलब केंद्र में जो होगा वो द्विसदनीय व्यवस्था होगी। ये सारी बातें जो मूल इसमें 4 सिद्धांत है वो यही थे। ठीक, तो ये तो मांग खारिज होगी। ठीक है, ये मांग क्या हो गई भाई, खारिज होगी। अब क्या हो गया, इन्होंने एक बाउंड्री डेट रखी। हमने बताया कि कांग्रेस का हमेशा जो सेशन होता था, जो बिग सेशन होता था, वो लास्ट दिसंबर होता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को 31 दिसंबर 1928 का टाइम देते हैं, 1928 का टाइम देते हैं। अगर इन्होंने इस समय तक स्वीकार नहीं कर लिया हमारे इस रिपोर्ट को, तो भैया ठीक नहीं पाएगा। इन्होंने ये बाउंड्री डेट डिसाइड किया कि भैया क्या 31 दिसंबर 1928 नहीं, एक साल ज्यादा दिया इन्होंने, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट ही आ रही है अगस्त 1928 में, तो एक साल का इनको टाइम देते हैं कि भाई कि आप इसको स्वीकार कर लो 1929। तो ये क्या थी, ये इसकी बाउंड्री डेट थी कि भाई बाउंड्री डेट थी, यही सीमा है आपकी, इस समय तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर हम अपना कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, जैसे उनका दूसरा तरीका क्या था, डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पे बहुत ज्यादा नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ था। खासतौर पर जो भारत के यंग लीडर्स थे, उसमें आपका नाम आता है जवाहरलाल नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, और SBS सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का। इन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। बोला कि यार जब हमने पहले ही स्वराज वर्ड को अपना कांग्रेस की अर्ली सेशन में टारगेट बनाया है, तो आपको डोमिनियन स्टेटस मांगना नहीं चाहिए था। इनको समझाया जाएगा नहीं अरे बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बस बाउंड्री डेट इसका डिसाइड कर देते हैं कि हमको डोमिनियन स्टेटस इस समय तक दे दो, नहीं तो मांगेंगे नहीं डोमिनियन स्टेटस। अब हम लोग क्या देखेंगे, जिन्ना के 14 सूत्री मांग को समझेंगे। जिन्ना का 14 सूत्री मांग मार्च 1928 में इन्होंने क्या किया, वायसराय के सम्मुख रखा। इसमें क्या था, बेसिकली इनके जिन्ना की 14 सूत्री मांग में कुल इस्लामिक था। ठीक है, अब सारी चीज तो लिख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा भाई कि पहली बात जैसे इसमें मेन चीज कि केंद्रीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन को लागू करो। भाई नेहरू रिपोर्ट क्या करी थी, इसको मना कर रही थी। और उन्होंने कहा कि इसको इतनी भयानक तरीके से लागू करो कि केंद्रीय विधानसभा में 1/3 जो लोग पहुंचे ना वो मुस्लिम हो, 1/3 मेंबर, ठीक है, 1/3 मेंबर्स क्या हो आपके मुस्लिम हो। इसको भी सुनिश्चित करिए कि 1/3 मेंबर्स क्या होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। अब सोचो अगर ये सब चीजें स्वीकार हो जाती तो क्या होता भारत का। ठीक है, दूसरी बात समझो, इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि मंत्रिमंडल में भी 1/3 मुस्लिम होने चाहिए, फिर अपनी मनमानी करेंगे। साथ ही साथ क्यों, अब इनकी मनमानी कैसे करेंगे, इस स्टेटमेंट को समझो। इन्होंने बोला कि हमारा जो ये कानून चलेगा वो पर्सनल लॉ पे चलेगा, और जो हमारे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सुरक्षा करनी होगी, ये डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगा। ठीक है, जैसे आज पाकिस्तान में डिसाइड करते हैं। आगे बात समझे, इतना ही नहीं, सारी मांगे इनकी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि को लेके आओ, यहां लेके आओ, मुस्लिम धर्म की, इनकी पर्सनल लॉज की सुरक्षा होनी चाहिए, यही सब इनकी पूरी की पूरी मांगे हैं। इसमें कोई आपको देश हित की मांग दिखेगी नहीं। ठीक है, तो पूरी की पूरी हम लोग कह सकते हैं इस्लामिक मांगे थी इनकी, देश विभाजनकारी मांगे थी, और इसमें कुछ नहीं था। यहां तक इन्होंने बोला कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा, यानी जो स्थानीय स्वशासित संस्थाएं होंगी, उसमें भी हमको मुसलमानों के लिए आरक्षण चाहिए। ठीक है, तो भैया इनके लिए अब देश क्या हो गया, इनके लिए देश केवल मुस्लिम हो गया, ये केवल मुस्लिम चलाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलाएंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या करेंगे, ये केवल मुस्लिम चलाएंगे। तो ये हम लोग समझ गए, इतनी बात हम लोग समझ गए। अब आगे आते हैं, कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये खैर दे दूंगा आप लोग को नोट्स में। ठीक है, जब तिलक जी की मृत्यु होती है तो मैक्स मुलर का एक स्टेटमेंट आता है कि तिलक जी के एक संस्कृत विद्वान के रूप में, भाई तिलक जी क्या है, सभी विषयों के, मराठा हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब में प्रवीण थे। तो इन्होंने कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। जब इनको सजा सुनाई गई थी तो तिलक जी को, तो उस समय मैक्स मुलर जी ने बोला था और इनके समर्थन में आए थे कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, आगे चल के स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी क्या करेगी कि भाई चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी। तो लॉर्ड बर्केनहेड का एक स्टेटमेंट आता है कि स्वराज पार्टी को इन्होंने भारत की सबसे बड़ी संगठित पार्टी कही। इस स्टेटमेंट देने के पीछे का रीजन क्या था, कांग्रेस को चिढ़ाना। ठीक है, बाकी 2 स्टेटमेंट हमने देख लिया। आगे साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक किसने बोला, तो सर शिव नारायण अय्यर जी ने इनकी जो सिफारिशें थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताई।
अब आगे जो बात है, मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, यह स्टेटमेंट गांधी जी ने कब कहा था? कमेंट बॉक्स में बताओ कि कब कहा था गांधी जी ने कि मैं खाली हाथ लौट के आया हूं। यानी गांधी जी कहीं से लौट के आए लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। मतलब वहां पे हमने अपने वैल्यू से, अपनी कंट्री के वैल्यू से कोई समझौता नहीं करने दिया। भाई हमको कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग अगला हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929। तो भैया जब हमने एक बाउंड्री डेट दे दिया और उस बाउंड्री डेट को क्या होते हैं, ये लोग एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि भाई 31 दिसंबर 1929 तक हम इसको स्वीकार करना है, ये लोग स्वीकार करेंगे नहीं। तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हमने पहले पढ़ दिया है। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में हमारा टारगेट क्या था? तो हमारा जो लक्ष्य था, जो हमारा टारगेट था, वो था पूर्ण स्वराज। टारगेट हमारा क्या बन गया? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि अब हम एक तो होता है स्वराज, पूर्ण स्वराज मतलब कि हम ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र हमको स्वराज चाहिए। आपकी थोड़ी भी भूमिका नहीं रहेगी। बात जो यहां से लाहौर सेशन। अच्छा, लाहौर सेशन की अध्यक्षता भी किसने किया? अब समझ जाओ। तो यहां पे हमको पता है जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था लाहौर सेशन का, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। हमको पता है नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध भी किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये इन्होंने क्या किया यहाँ पे अध्यक्ष, ये सारी बात हमने पढ़ चुके हैं, बस समझाने के लिए बोला हूं। इन्होंने 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे, याद रखना 31 दिसंबर रात्रि के 12 बजे रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। झंडा फहराया कहां पे? रावी नदी के तट पे। ओके, यानी जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो रावी नदी के तट पे हुआ था। यानी लाहौर कहां पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पे स्टार्ट है। तो नदी और तटवर्ती देश भी आता है पेपर में, ये भी अगर क्या पता आ जाए, ठीक है। इसमें हमने क्या डिसाइड किया कि भाई 26 जनवरी, अब यहां पे आपको 26 जनवरी अभी बीता है, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे कि क्या कर रहा था कि हमने संविधान पहले बन जाने के उपरांत भी 26 जनवरी का वेट किया कि 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी को अमर बनाने के पीछे का रीजन क्या था? यहीं पे डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और हमने पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था, भाई ऑलरेडी दिसंबर चल ही रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मना? 26 जनवरी 1930 को। तो हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने क्या मनाया कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। यहीं पे ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मना। हमने डिसाइड किया हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन भाई देश को आजादी कब मिल जाती है? 15 अगस्त 1947 को। अब अंग्रेजों से तो कहते नहीं भाई कि तुम थोड़ा सा और रह लो 26 जनवरी तक, हमको 26 जनवरी करो, मुक्ति मिले जितना जल्दी मिले। तो हमने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो इसी के लिए हमने संविधान का इंतजार किया। संविधान के कुछ जरूरी प्रावधानों को तो लागू कर दिया, लेकिन संविधान के अन्य सभी प्रावधानों को, जैसे नागरिकता तो लागू हो गए तुरंत, अन्य सभी प्रावधान हमने कब लागू किया? तो अन्य सभी प्रावधान को हमने लागू किया 26 जनवरी को। इसी के लिए, क्यों? ताकि 26 जनवरी अमर रहे। ये हमेशा इतिहास में अमर रहे, इस डेट को हम लोग अमर करते हैं, इसी के लिए हमने 26 जनवरी का इंतजार किया। बाकी बात समझ में? 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया? तो ये हमने देख लिया। अच्छा, यहां से हमारा टारगेट क्या बन गया? पूर्ण स्वराज बन गया। और हमने यहीं पे एक बात और क्या रख दी कि भाई पूर्ण स्वराज बन गया मींस डोमिनियन स्टेटस की हमने मांग को खारिज कर दिया। अर्थात हमने क्या किया यहां पे हम लोग नेहरू रिपोर्ट को अब यही हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। हम इसको खारिज कर देंगे कि अब सरकार नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करे, हमारी नेहरू रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि जो ये बाउंड्री डेट था मेरे भाई, यहां पे बाउंड्री डेट था, इस बाउंड्री डेट में निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस, और यहीं पे बोला गया लाहौर सेशन में कि कांग्रेस को अब भाई एक बड़ी मूवमेंट के लिए अब प्रयास करना शुरू करना चाहिए। तो जब कांग्रेस एक बड़ी मूवमेंट की तरफ प्रयास करे तो कांग्रेस का चेहरा किसकी तरफ जाएगा? भाई बड़ा मूवमेंट कौन खड़ा कर सकता है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की तरफ देखेंगे सब लोग। रेडी है साहब? ऑलवेज, हमेशा तैयार है भैया। अब यहां से गांधी जी क्या करेंगे? सबने अवज्ञा आंदोलन की नींव रखेंगे।
यही सबने अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी धमकी दिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय कि अगर तुम नहीं बात माने तो हम सिविल, ठीक है, डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर वो चोरी चोरा वाली घटना नहीं होती तो शायद ये मूवमेंट गांधी जी पहले स्टार्ट कर दिए होते, यानी आज के लगभग 7-8 साल पहले गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करने का नहीं रखेंगे। लेकिन देखो गांधी जी कितना स्ट्रक्चर्ड काम करते थे। इस वक्त पीएम कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड, और सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम। पहले गांधी जी क्या करेंगे? पढ़े लिखे थे, चाय ठंडी हो गई थी यार, पी के खत्म किया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, गांधी जी कहेंगे भाई हमको क्या करना चाहिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड को और जॉर्ज पंचम को खबर पहुंचाना चाहिए कि गांधी एक मूवमेंट करने वाला है। गांधी नाम से कांपते थे लोग। वो इनको लेटर लिख के बताएंगे कि हमारी 11 सूत्री मांग है। भैया हमारा क्या है कि 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर इनको लिख के भेजते हैं। गांधी जी क्या करेंगे? 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर। 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर को मैं तब पढ़ाऊंगा, उसकी पॉइंट्स को, जब मैं आपको गांधी इवनिंग पैक पढ़ाऊंगा, भाई तुरंत समझ में आएगा, मजेदार। लेकिन 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर 31 जनवरी 1930 को ही गांधी जी भेज देते हैं। इस चीज को यहीं आप लोग समझो, यहां पे लिख देता हूं, कहीं जगह है क्या? यहां जगह है, यहां बता देता हूं। 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर, ये कब लिखा होता है? तो 31 जनवरी 1930। अभी भैया हमने क्या किया है? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और 5 ही दिन बाद क्या कर रहे हैं? गांधी जी बोलेंगे 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर भेज देते हैं। किसके पास? तो वो 11 पॉइंट्स ऑफ डिमांड लेटर भेज देंगे रैमजे मैकडोनाल्ड के पास। बोलेंगे भैया इस पे विचार करो, इस पे विचार करो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब छोड़ेंगे नहीं तो उसका पॉइंट्स क्या था समझते हैं। अब पेपर मान लो कल को, मान लो कालानुक्रम में अरेंज करने में क्वेश्चन दे दे और 14 सूत्री मांग भी दिया है और 11 सूत्री मांग भी दिया है, तो 14 सूत्री मांग पहले होगा। क्यों? आपको मैंने 14 सूत्री मांग के बारे में बताया कि 14 सूत्री मांग की जो न्यू पड़ी थी वो मार्च 29 में पड़ी थी, 1929 में। और जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी है वो हमने जो पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया उसके 5 दिन बाद हमने, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी। ये मांग का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से। तो 14 वाला, जिसे जो कमजोर इंसान है ज्यादा मांग रखता है, बहादुर इंसान कम मांग रखेगा, उसमें से पूरे को चाहिए, पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। हम समझौता भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात। तुम्हारी औकात हो तुम मुझसे समझौता करने उतरो, हम थोड़ी झुकने वाले भैया। ये गांधी जी का अप्रोच था। अब देखो सबने वो क्या आंदोलन, आपको कि सर लीडर्स तो समझ में आता है, लेकिन भारतीयों को कैसे पता चलेगा यार कि हम भी बड़ा पीड़ा में, हमको गांधी जी की बात होनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी मानते थे कि भाई भारतीयों को पता तो थप्पड़ कौन मार रहा है। इस दौर में क्या आ रहा है? 1913 के इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पहले यूएसए में मंदी का शिकार होते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें मंदी आएगी, और उस मंदी का इंपैक्ट सर्वोच्च विश्व में पड़ता है, क्योंकि अब अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ निकल रही, ठीक है, सर्वोच्च विश्व की तरफ पहुंचता है। तो भारत भी पड़ेगा। मंदी किन किन चीजों का जन्म देगी? मंदी बेरोजगारी को जन्म देती है, मंदी गरीबी को जन्म देगी, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक तौर पे भारत को चौपट करने की तरफ जाएगी, तो भारतीय परेशान होंगे। एक तो भारतीय परेशान है, दूसरा क्या है? साइमन कमीशन आ रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तुम हमारे ऊपर लाठीचार्ज चलवा रहे हो, और लाठीचार्ज करा के सबसे लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को ही तुम निपटा दिए, ठीक है। तो एक तो अंदर खून खौला पड़ा है, एक तो हमको तुम चैलेंज के दम में अपना संविधान बनाओ, बना रहे हैं, नेहरू कमेटी आ रही है, कमीशन तैयार कर रही है। एक बंदा कह रहा है कि जिन्ना कि हमको नहीं एक्सेप्ट है, तो तुम कह रहे हो हमको स्वीकार ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई? मांग उसमें, जबकि हम तो डोमिनियन स्टेटस की मांग रखे हैं, भाई तुम्हारे अंदर रह के हम शासन करेंगे, तो भी तुम स्वीकार नहीं करो। जबकि हमारा कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य पहले ही बन चुका है कि हमको स्वराज चाहिए। स्वराज कांग्रेस का टारगेट, आपको याद होगा मैंने जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा तो बताया था कि स्वराज टारगेट पहले ही पड़ चुका है। तो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना कांग्रेस को चिढ़ाने जैसा था। और इस समय मैंने आपसे बोला गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय क्या कहा है? भैया केवल 25 पैसा चवन्नी दो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आओ कांग्रेस ज्वाइन कर लो। तो कांग्रेस का आधार बढ़ चुका है। अब कांग्रेस के सेशन में जब कहा जाएगा कि कांग्रेस की बेइज्जती हुई, तो मतलब कांग्रेस का जब पूरा, आज की कांग्रेस नहीं भाई, देखो अब मैं कांग्रेस 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 मतलब आज की कांग्रेस नहीं, वो कांग्रेस सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो लिबरल हो, या फिर वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो गांव का हो, वो शहर का हो, वो किसी कास्ट का हो, वो सब कांग्रेस उस ड्यूरेशन में एक ही था, वो था कांग्रेस। इसी के लिए गांधी जी कहते भी भाई कि जैसे ही देश आजाद होगा कहेंगे कांग्रेस का
समाप्त करो, एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को समाप्त कर दो, वरना ठीक है गांधी जी को जो सकता वही हुआ। ठीक है, अब समझो कांग्रेस की भूमिका को हम लोग कभी नकार नहीं सकते हैं, मतलब कांग्रेस की भूमिका को देश की आजादी में नकारोगे तो देश की आजादी की सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका को नकार दोगे, बहुत सारे लीडर्स की भूमिका को नकार दोगे। ठीक है, अब देखो लाहौर सेशन, लाहौर सेशन एक एग्रेसिव सेशन था, हमने भाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बनाया गुलामी में ही, और चुनौती देंगे कि भाई हम एक बड़ा मूवमेंट तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 रीजन थे जिस कारणों ने क्या किया, बेसिकली जन्म दिया आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। गांधी जी तैयार होंगे, गांधी जी कहेंगे मैं डांडी मार्च करने वाला हूं, अंग्रेज पगला देंगे भाई ये कौन सा नया तरीका है कि ये करा कि हम डांडी मार्च करेंगे। ठीक है, मार्च का मतलब क्या था कि हम पैदल पैदल चलेंगे। अंग्रेज कहेंगे जाओ पूरा भारत का मार्च कर लो, डांडी मार्च कहां करना है। वो बोलेंगे, इस समय अंग्रेज क्या करते थे, नमक पर कर लगाते थे। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं नेचुरली नमक पैदा हो रहा है, तुम इस पे नमक टैक्स लगा रहे हो, लोगों का भोजन महंगा कर दे रहे हो। गांधी जी कहेंगे ये नमक कर तोड़ेंगे, तुमसे बिना पूछे एक मुट्ठी नमक बनाएंगे, तो जो हम सरकार के बिना अनुमति के नमक बना लिए उसका उपभोग करेंगे, मतलब नमक नहीं खाएंगे, बांट देंगे सर में, गांव में खाना बनेगा, आज साबरमती आश्रम में खाना बनेगा, पार्टी होगी उसकी, बिना टैक्स दिए पार्टी बन गई। तो सिंबॉलिकली चुनौती देना था किसको, इंग्लिश की पॉलिसी को, कि हम तुम्हारा कानून तोड़ रहे हैं, हम पूरे विनय पूर्वक तुम्हारे आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा कर रहे हैं। अंग्रेज समझ नहीं पाते यार, एक मुट्ठी नमक तोड़ के क्या करोगे, हमारा 8 आना का नुकसान कर दोगे, 1 रुपया का नुकसान कर दोगे, जाओ। ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट था। 12 मार्च को ये मूवमेंट साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और डांडी नामक लोकेशन पे 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचाते हैं। अगर आपसे पूछे गांधी जी डांडी कब पहुंचे थे, तो ये मार्च खत्म हुआ था आपके 5 अप्रैल को ही, लेकिन गांधी जी रात में पहुंचे थे। अब रात में नमक थोड़ी तोड़ देंगे, गांधी जी सुबह उठेंगे, मस्त नहाएंगे, ठीक है, वो रघुपति राघव राजा राम वाला कहानी वो गाते थे, पहुंचेंगे समुद्र किनारे, तोड़ देंगे, नमक कर तोड़ देंगे। ठीक है, यही पूरा मूवमेंट को हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। अब समझना मेरी बात कि आप लोग समझ गए कि भाई एक्चुअली दांडी मार्च क्या था। इस दांडी मार्च में सोचो ये कितना सिंबॉलिक था कि केवल 11 सूत्री, देखो ये 12 मार्च से गांधी जी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो 11 सूत्री मांग माने हैं, वो कब माने हैं 31 जनवरी को, और ओनली 78 मेंबर्स के साथ गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। और जब जब किसी गांव से जाएंगे, कहा जाता है इनके स्वागत में गांव वाले एकदम जान न्यौछावर कर देते हैं। जैसे जान न्यौछावर करेंगे, गांव वाले आएंगे, गांधी जी भाषण देंगे, बोलेंगे एक काम करो, मेरा प्लान कुछ और है, 78 जा रहे हैं लेकिन 78,000 तैयार है ना तुम। बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं गांधी जी, इशारा करो हम तैयार हैं। तो इस बीच में वो जब साबरमती से दांडी जाते हैं तो बीच में पढ़ने वाले गांव को बताते भी हैं हम बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं, आप लोग रेडी रहो, सारे पुरुष वर्ग अपना अपना काम खत्म करें, जितना जल्दी काम हो, और पहुंचो साबरमती, मूवमेंट होने वाला है। भारतीय जनता भी पहले से पता है मूवमेंट होने वाला है, तैयार रहेगी। तो केवल 78 मेंबर्स दांडी मार्च में पहुंच जाते हैं। गांधी जी भाई वही होगा। अब जब गांधी जी सिंबॉलिकली इसका विरोध करेंगे तो देखते देखते पूरे तटवर्ती एरिया में नमक कर तोड़े जाने लगेंगे। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के निर्देशन में इन्होंने क्या किया, बेसिकली मद्रास तट पे, जो समुद्री तट है मद्रास, ठीक है, वहां पे त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की जो दांडी मार्च ये करेंगे, तो मतलब नमक मार्च ये करेंगे। कहां से, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की पैदल यात्रा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी अपने समर्थकों के द्वारा के सहयोग से स्टार्ट करेंगे, और कालीकट से पेन्नार तक की यही पैदल मार्च स्टार्ट करेंगे के कलप्पन जी अपने समर्थकों के साथ। यानी यहां से हम लोग देख लिए कि सभी, यानी हो रहा क्या, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में ये मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब लोग सर गांधी जी ने नमक को ही सिंबॉलिकली क्यों चुना, कुछ और भी तो चुन सकते थे। देखो भाई नमक एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदू का भी मुद्दा है, जो मुस्लिम का भी मुद्दा है, जो अपर क्लास का भी मुद्दा है, जो लोअर क्लास का भी मुद्दा है, जो गरीब का भी मुद्दा है, जो अमीर का भी मुद्दा है, जो ग्रामीण का भी मुद्दा है, वो शहरी का भी मुद्दा है। यानी सर्वस्व भारतीय का मुद्दा क्या था, नमक, क्योंकि इससे फूड महंगा हो गया था। तो नमक को सिंबॉलिकली क्यों चुना था, तो नमक चुनने के पीछे का रीजन क्या था कि ये समस्त भारत का मुद्दा था, समस्त भारत का मुद्दा था। ये सब बातें समझो, ये सब बातें कहीं आप किसी बुक में नहीं पाओगे, ठीक है, लॉजिक की बात है। अब मैंने देखो क्या
गजब की लिंक किया। अब समझना, आपने यहीं पे एक पर्सनालिटी का नाम पा गया के कलप्पन। आप बोलोगे सर ये के कलप्पन नई पर्सनालिटी आ गया, कुछ इनका और भी कंट्रीब्यूशन है? तो भारत में आपको बता दूं, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि भारतीय समाज को या हिंदू समाज को अगर किसी ने सबसे ज्यादा चुनौती दी है तो जाति व्यवस्था ने दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक हम लोग कहते हैं विषमता मौजूद थी, ठीक है, राइट्स का जो अभाव था वो बहुत ज्यादा विद्यमान था। देखो इतिहास पढ़ोगे तो आपको इतनी तो समझ में आएगी। देखो भाई, एज अ कास्ट में खुद भी पंडित हो, लेकिन आप यहां से समझ जाओ, आपको समझ में आएगा कि हाँ चीजें टफ थी, ठीक है। इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है, एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आप देखो इन्होंने वाईकॉम मूवमेंट स्टार्ट किया, वाईकॉम सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह टर्म्स होता था कि के कलप्पन गांधीवादी विचार से प्रेरित होंगे। तो टीके माधवन, के कलप्पन केलप्पन और केपी केशव मेनन, तो माधवन, के कलप्पन, केशव मेनन, ये तीन पर्सनालिटी मिलकर क्या करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे किसको, वाईकॉम सत्याग्रह को। त्रावणकोर में एक्चुअली क्या था मेरे भाई, ध्यान देना, त्रावणकोर के समीप एक टेंपल था, एक मंदिर था, और उस मंदिर के बगल से एक रोड जाती थी। उस रोड को निम्न जातियों या अछूतों को यूज करने पे मना था, नहीं यूज करना था। मंदिर में प्रवेश की तो बात दूरी थी। और इसी को, क्योंकि भाई आप एक मूवमेंट चला रहे हो तो सबको आना है मूवमेंट में। समस्त भारत, हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत के एक संघ की बात कर रहे हैं और एक हिस्सा छूट जा रहा है। तो यही रीजन क्या है, अब क्या होगा, इस रीजन से ये वाईकॉम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और आपको जान के ताज्जुब होगा, लगभग 1.5 साल से 2 साल ये मूवमेंट चला, ये सत्याग्रह चला। और पता है इसका समाधान क्या निकला, एक दूसरा रोड बनाना पड़ा। यानी इस रोड को यूज नहीं कर पाए। ये घटना कब की है, वाईकॉम सत्याग्रह के समय की। क्लियर? अब समझो, तो ये वाईकॉम सत्याग्रह हम लोग समझ गए, ठीक है। और ये पहला निम्न जातीय आंदोलन था, ऐसा भी माना जाता है वाईकॉम सत्याग्रह। ओके, तो हम लोग यहां पे वाईकॉम सत्याग्रह समझ गए। आप एक चीज बता दो, वाईकॉम सत्याग्रह का अगर आप लोग ईयर कमेंट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ईयर कमेंट कर दोगे तो ये ज्यादा अच्छी बात रहेगी। आगे बात, अब देखो आगे इसमें कुछ और भी काम क्या होता है। इसी समय क्या देखोगे कि धरासना नामक एक लोकेशन था जहां पे लाठी चार्ज होता है। यहां पे सरोजनी नायडू, महिलाओं की भूमिका गांधी मूवमेंट में ध्यान दो आप, या भारत स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका ध्यान दो। सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब से आप लोग मुस्लिम भूमिका, अल्पसंख्यकों की भूमिका या जो भी कह लो वो समझ जाओगे। तो सरोजनी नायडू महिला हो गई, मणिलाल ये गांधी जी के बेटे थे, और इमाम साहब, इन 3 लोग के नेतृत्व में धरसना में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यानी ये लोग भी क्या है, सविनय अवज्ञा। अब यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, जैसे 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कर तोड़ा, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी उसका पहला फेज स्टार्ट हो गया। तो सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब ने 2-4 लोगों के साथ ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया। यहां पे जो धरना और विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कुल 25,000 लोग शामिल थे। और यहां पे इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया जाएगा कि एक न्यू फ्रीमैन न्यूज़पेपर था, न्यू फ्रीमैन एक न्यूज़पेपर था, उसका पत्रकार था वेब मिलर। वेब मिलर भी इस धरसना लाठीचार्ज के ड्यूरेशन में मौजूद था, धरसना में अपनी आंख से इस पूरी लाठीचार्ज को देखा था। इसने कहा कि मैंने आज तक पूरे विश्व में बहुत सारे लाठीचार्ज को देखा है, उसको कवर किया है, लेकिन इतना बुरा, इतना विभत्स लाठीचार्ज मैंने पहली बार देखा है। और ये न्यू फ्रीमैन न्यूज़पेपर में लिखता है। यानी हम इस सिंपैथी को वर्ल्ड लेवल पे भी पाएंगे। पहली बार हमारे ऊपर हुई किसी भी समस्या को वर्ल्ड लेवल पे, इतनी ब्रॉड लेवल पे लिखा जा रहा है। और वेब मिलर क्या कर रहा है, हमारे प्रति सिंपैथी भी लिख रहा है, ठीक है। तो यानी हम लोग वन वर्ड में कहें तो वेब मिलर ने क्या किया कि धरसना लाठीचार्ज पर लेख लिखा, और इस लेख में क्या लिखा, इसने निंदा की। और निंदा की किसकी, इस लाठीचार्ज की निंदा की। आगे भी समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये कौन थे, तो ये एमजी यानी महात्मा गांधी के पुत्र थे, महात्मा गांधी के पुत्र थे। आगे बात में, यहां तक हर चीज हमने देख लिया। अब यहां पे हम लोग प्रसार में ही एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, जदोनांग मूवमेंट का भी संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है।
देखो जदुनांग मूवमेंट आपको देखने को कहां मिलेगा, तो ये मूवमेंट आपको मणिपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, तो मणिपुर क्षेत्र में ये मूवमेंट देखने को मिलता है, मणिपुर क्षेत्र में। आगे बात समझ में, मणिपुर क्षेत्र में ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब जदुनांग कौन थे, जदुनांग ने क्या किया कि भाई यहां पे विदेशी शासन के खिलाफ एक मूवमेंट स्थापित किया, विदेशी शासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ। और होता क्या है कि जदुनांग के ऊपर एक मुकदमा चला दिया जाएगा, एक हत्या का मुकदमा का इनको दोषी बना दिया जाएगा, हत्या के मुकदमे का, हत्या का दोषी, हम लोग का दोषी बना दिया जाएगा और इनको फांसी की सजा दी जाएगी। और इस तरीके से कोशिश किया जाएगा कि चलो हम लोग जदुनांग मूवमेंट को दबा देते हैं अंग्रेजों की द्वारा। लेकिन इन्हीं की सिस्टर थी, इन्हीं की क्या है, बहन है, बहन है। उनकी बहन का नाम क्या है, इनकी बहन का नाम है, ठीक है, गैडिनल्यू, ठीक है, रानी गैडिनल्यू, ठीक है। अब रानी गैडिनल्यू ने क्या किया कि भाई अपने भाई को फांसी दी गई, तो ये विरोध करेंगे, ये क्या करेंगे, यहां से इस मूवमेंट को लीड करेंगे, ठीक है, यहां से इस मूवमेंट को लीड करेंगे। और ये इनके नाम क्या, ये रानी वर्ड दिख रहा हो ना, ये रानी वर्ड किसने लगाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। ये क्या थी, इनकी बहन थी। यहां पे देखो मैंने एक स्पेस बनाया था लिखने के लिए, बेसिकली यही लिखने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं इनका नाम रानी गांडिल्यू भी लिखा हुआ है, ये भी दिमाग रखना है। तो ये क्या थी, जदुनांग की बहन थी, ये जदुनांग की बहन थी। अभी इन्हीं के ऊपर मणिपुर में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। जदुनांग की बहन थी, मूवमेंट को इन्होंने लीड किया, ठीक है। रानी वर्ड इनको जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इन्होंने इनके बारे में एक स्टेटमेंट लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा, फिर एक महिला की भूमिका आप नेशनल मूवमेंट में देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत, ठीक है, देखो नेहरू जी क्या कर रहे हैं, इंडिया नहीं कह रहे हैं, भारत कर रहे हैं ठीक है, जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा, इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा, स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। आई बात समझ में, ये था रानी गांडिल्यू के बारे में दिया गया एक स्टेटमेंट। तो यहां पे हमने रानी गांडिल्यू, बाद में इनको अरेस्ट करके जेल में रख दिया जाएगा और जब देश आजाद होता है तब इनको छोड़ा जाता है, ये तब तक जेल में ही रहती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार का, इनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, ये इतना तो पता है आप लोग को। इन्हीं को हम लोग क्या करते थे, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, इन्हीं को हम लोग सीमांत गांधी। ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे इनकी कितनी तूती बोलती थी कि सोचो मुस्लिम लीग को 0 सीट वहां जीतने को मिला था, खाता नहीं खोल पाई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, खान अब्दुल गफ्फार का वो पहुंचता। और जब देश को 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, यानी जब द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया जाएगा और कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, तो इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया है तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, बहुत विरोध किया इन्होंने। सैफुद्दीन किचलू ने भी विरोध किया है, ठीक है, याद होगा ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, जो वो जलियांवाला बाग कांड जिनकी वजह से हुआ, उन्होंने भी विरोध किया था। तो ये वो पर्सनालिटी है जिनका नाम याद करना, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अगेंस्ट थे और ये कहते हैं कि आप हमको भूखे कुत्तों के सामने फेंक रहे हैं, हमारे लोगों को आप भूखे कुत्तों के सामने फेंक रहे हैं। ये स्टेटमेंट था खान अब्दुल गफ्फार का। और खान अब्दुल गफ्फार का की स्थिति उसके बाद से बहुत बुरी भी कर देती है लोग, ठीक है। ये लोग मतलब आफ्टर आजादी वो लोग, ठीक है। आते हम लोग बात, खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था, जो पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम लोग कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। और एक्चुअली जो लाल कुर्ती आंदोलन था वो एक था खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन था। उस संगठन के लोग लाल कुर्ता पहनते थे, उसके विजुअल्स के आधार पर, देखने के आधार पर हम उसको लाल कुर्ती आंदोलन या लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था, यहां पे एक मूवमेंट एस्टेब्लिश किया, एक संगठन की निर्माण रखा था। उस संगठन का नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार संगठन, ओके। तो अब जब ये खुदाई खिदमतगार संगठन इनके द्वारा नियुक्त की जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी संगठन को हम लोग लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लाल कुर्ता पहनते थे और इनके द्वारा जो मूवमेंट चला जाएगा उसको हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल कुर्ती संगठन के भी नाम से जानते हैं,
लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने पेशावर में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत तेजी से स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। अच्छा, गांधी वर्ड जो इनको दिया गया है, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करते थे, इसके लिए इनको माना जाता है ये सीमांत गांधी का नाम देता है। सीमांत जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था, उसको हम लोग सीमांत क्षेत्र के नाम से भी जानते थे, तो इसलिए इसको सीमांत गांधी कहते थे। तो पेशावर में घटना क्या देखने को मिलती है, जब इन्होंने विरोध किया तो वहां पे गढ़वाल रेजिमेंट था, देखना वहां पे गढ़वाल रेजिमेंट को कहा गया कि भाई इनके ऊपर गोलियां चला दो। गढ़वाल रेजिमेंट को ऑर्डर दिया गया, गढ़वाल रेजिमेंट को ऑर्डर दिया गया कि आप क्या करो, गोलियां चला दो। किसके ऊपर? जो लाल कुर्ती वाले लोग हैं इनके ऊपर गोलियां चला दो। लेकिन जो गढ़वाल रेजिमेंट का कमांडर था और जो इसके लोग थे, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, ये सैनिकों की भूमिका देख लो, गोली चलाने से मना कर दिया, मना कर दिया। इनको भी तो पता है हमारे लोग हमारे लिए चला कर रहे हैं, मना कर दिया। भाई ये थे कौन? ये तो भारतीय थे सैनिक, मना किया। और कहा जाता है कि इसका ऑर्डर देने वाले की गोली नहीं चलाना है, ये ऑर्डर देने वाले जो पर्सनालिटी थे, उस पर्सनालिटी का नाम था, इनका नाम एक बार आरओ की परीक्षा में पूछा गया है, उनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। ये ऑर्डर कौन ने, किसने दिया था कि गोली नहीं चलाना है? तो गोली ना चलाने का ऑर्डर दिया था चंद्र सिंह गढ़वाली ने। तो ये सेनापति थे, इस टुकड़ी के जो ये सैन्य टुकड़ी के ये लीडर थे। इस सैन्य टुकड़ी के क्या थे? सेनापति थे या लीडर थे, जो भी कह लो। सेनापति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है, सेनापति थे या लीडर थे, जो भी हम लोग कहते हैं। ओके, आगे बात समझे। चंद्र सिंह गढ़वाली, तो चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसके पहले आया भी है, हम लोग इस चीज से नकारेंगे नहीं। ठीक है, ये बात समझे। अब जन समर्थन में, जन समर्थन का क्या हाल चला? भाई ये तो पूरा जन समर्थन दिखता रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल जन समर्थन की बात करें, जन समर्थन में हम लोग बोले महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो गांधी जी ने बोला कि आप लोग प्रभात फेरियां निकालिए और लोगों को, जनमानस को जागरूक करो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो महिलाओं ने प्रभात फेरियां निकाली, पर्चियां बांटे, न्यूज पत्र पत्रिकाओं का वितरण किया, लोगों को जागरूक किया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लीडर्स थे, जिनको गिरफ्तार किया, उनको संरक्षण प्रदान किया, भोजन प्रदान किया, जो आंदोलनकारी थे उनको। ये सारे काम महिलाओं का था। बच्चों और बच्चियों की क्या किया? संदेश वाहक के रूप में प्रयोग किया गया। भाई बच्चों को कहां रख लोगे? आदमी को तो पहचान दोगे। वानर सेना और मंजरी सेना का प्रयोग किया गया। वानर सेना जो छोटे बच्चों की एक आर्मी थी, ये संदेश वाहक का काम करते थे। मंजरी सेना और वानर सेना ये क्या थे? ये छोटे बच्चे थे, और ये मंजरी सेना जो थी वो छोटे बच्चियों की सेना थी, लड़कियों की सेना थी। ठीक है, इनका काम क्या था? ये बेसिकली संदेश वाहक का काम करते थे। संदेश वाहक, भाई फोन तो था नहीं, ठीक है, तो ये संदेश वाहक का काम करते थे। किसानों ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, खासतौर पे बिहार में नो टैक्स मूवमेंट चलाया गया कि भाई कर ना देने का, यानी कर ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। कहां पे? बिहार में कर ना अदायगी आंदोलन चलाया गया। कहां पे आंदोलन चलाया गया? कहां पे? तो कर ना अदायगी आंदोलन चलाया गया बिहार में। ठीक है, किसानों ने एक बात और भी कहा कि हम अब क्या करने वाले हैं, चौकीदारी कर भी नहीं देंगे। चौकीदारी कर भी देने से मना कर दिया। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। किसानों ने का समर्थन दो, टैक्सेशन से मना कर रहा है। बिहार में तो कर ना देने का मूवमेंट चल रहा है। बिहार में क्या हो रहा है? कर ना देने का मूवमेंट चल रहा है। आगे समझे, तो कर ना देने का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के ड्यूरेशन में कहां चला था? तो बिहार में चला था। बिहार में भी एक और घटना होगी इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, अभी सेकेंड फेज में जब स्टार्ट होगा, भूकंप आ जाता है। पूंजीपति वर्ग का भी समर्थन रहा। मैंने आपसे क्या बताया कि भाई भारतीय पूंजीपतियों ने सहयोग मूवमेंट में बहुत दिया है, चाहे वो आश्रम की स्थापना की बात हो, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की बात हो, चाहे वो बात आपके बीच में देखो जब अहमदाबाद मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अहमदाबाद का सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया, उस समय भी पूंजीपतियों ने साथ दिया था, बस हिडन तरीके से साथ दिया था। इनकी बहन ने, पूंजीपतियों की बहन, परिवार वालों ने साथ दिया था। पूंजीपतियों ने यहाँ पे क्या समर्थन दिया? जब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया तो हमारा क्या एक टारगेट था कि हम इनको आर्थिक चोट भी पहुंचाएंगे। गांधी जी हमेशा हर मूवमेंट में बहिष्कार को लेकर चलते थे। तो पूंजीपतियों ने कहा भाई हमको अब क्या करना चाहिए, बहिष्कार तो इनका करना चाहिए। तो गांधी जी के रिक्वेस्ट पे पूंजीपति, इसके यहाँ पे अगर पूंजीपतियों का कभी समर्थन का उदाहरण देना पड़ा तो ये बात आप कभी उठा के डाल सकते हो।
सर्वस्व सभी वर्गों का आप देखोगे कि देश की आजादी में योगदान था, चाहे अमीर था, गरीब था, जो जैसे समर्थन कर पाए वैसे। तो अब देखो भारतीय पूंजीपति क्या करते थे कि ब्रिटिश में तैयार माल को खरीदते थे और भारत में लाके थोप देते थे। इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स माल को खरीदेंगे नहीं, हम खरीद के लाके भारत में डंप ही नहीं करेंगे। एक डाटा मिलता है, वो डाटा ब्रिटिश कपड़ों की आयात के ऊपर एक डाटा मिलता है, ठीक है। वो डाटा कहता है कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी 1929 टू 30, अगर हम इस ईयर की बात करें तो लगभग 125 करोड़, लगभग 125 करोड़, एग्जैक्ट था 124 करोड़ 80 लाख, 124 करोड़ 80 लाख, ये एग्जैक्ट डाटा था जो बुक में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। 124 करोड़ 80 लाख गज, ठीक है, दादना, जो कपड़ों का आयात किया गया था। ये आयात के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है। ब्रिटिशर्स से भारतीयों ने जो आयात किया था 1929 से 30 के बीच में, वो 124 करोड़ 80 लाख गज कपड़े का, पहले थान कपड़े का था ना, इतना आयात हुआ था। लेकिन जब गांधी जी का ये मतलब मूवमेंट होता है तो पूंजीपतियों ने कहा, क्या कहा कि भाई हम वहां से खरीद के लाएंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिए, लोकल प्रोडक्शन करवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी जब आप 1930 और 31 की बात करते हो, तो इसमें लगभग 2/3 की गिरावट देखने को मिलती है और 52 करोड़ 30 लाख गज कपड़े का ही केवल आयात किया गया था। यानी भारत में केवल इतना ही गज कपड़े आए थे। तो आप समझ सकते हो कि लगभग हम लोग कह सकते हैं 2/3, लगभग 2/3 गिरावट था, लगभग 2/3 गिरावट था, ठीक है, लगभग 2/3 गिरावट था, ठीक है। तो ये आप सोचो, इससे क्या आर्थिक चोट अंग्रेजों को नहीं पहुंचा, बहुत पहुंचा होगा। तो पूंजीपतियों का भी हमने यहाँ पे समर्थन दिया। इसी समय एक पूंजीपति थे, ठीक है, जमुनालाल बजाज जी, ये कांग्रेस के चूंकि समर्थक थे और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो समन्वय आंदोलन के दौरान किस पूंजीपति को गिरफ्तार किया गया था, पेपर में क्वेश्चन है। तो जमुनालाल बजाज जी, यहां पर लिख देता हूं, जमुनालाल बजाज जी को, ठीक है, क्या किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तार किया गया। समझ में आ रहा है मेरी बात भाई, इतना चीज, ठीक है। अच्छा, यूपीपीसीएस के लिए और आरओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली यूपीपीसीएस के आंसर राइटिंग बैच हमारे चल रहे हैं, ठीक है। प्लस मैं आपको बता दूंगा, आप लोग इतनी भयानक तैयार करो, कभी भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के 2 महीने पहले हम लोग, 1.5 महीने पहले लगभग, हम लोग कुछ करेंट अफेयर को लेकर एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं हमेशा, ठीक है, दिमाग में रखना। उस एमसीक्यूज पे आप करंट अफेयर खूब पढ़ते चलो, लास्ट उस एमसीक्यूज पे काम करते रहना है। अगर ये काम कर गए फिर आपको करंट अफेयर में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे और एकदम नए पैटर्न के बेस और अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। भाई गांधी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसी बीच में यूके में एक डेवलपमेंट होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा। तो होगा क्या कि जो पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे, वो बहुत फटकार भारतीय वायसराय को लगाते हैं, कहते हैं भाई कांग्रेस को क्यों नहीं भेज पाए। तो बताएगा कि यहाँ पे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है, बोलेंगे किसी भी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कराओ, कांग्रेस से जो समझौता मन में आए करो, हमको नहीं पता, लेकिन हमको सेकंड राउंड टेबल को में कांग्रेस को बेंच पे चाहिए और खास वो बूढ़ा चाहिए, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो पूरा इरविन के ऊपर दबाव रहता है कि भाई हमको किसी भी तरह से गांधी जी को भेजना है, कहां पे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, गांधी जी को हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में भेजना है, वरना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो पहली बार कोई वायसराय किसी भारतीय को कहेगा भाई आओ टेबल टॉक करते हैं, बैठ के बातचीत करेंगे, जो दिक्कतें हैं सुलझा लेंगे। तो कल की क्लास स्टार्ट होगी गांधी इरविन पैक्ट पे। हम समझेंगे गांधी इरविन पैक्ट क्या था, यहीं पे हम लोग समझेंगे कि जो गांधी की 11 सूत्री मांग थी उनमें से किन किन मांगों को गांधी को इरविन ने माना, इरविन की किस बात को गांधी जी ने मांगा, गांधी जी इनकी बात मान के क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। वहां ऐसा क्या होता है कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारत आ जाते हैं और आएंगे तो यहां पे स्टार्ट करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से फेज 2। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया, सांप्रदायिक पंचायत में दलितों की भागीदारी को लेकर सहमति बना ली। सांप्रदायिक पंचायत में यानी कम्युनल अवार्ड में दलित वर्ग का पार्टिसिपेट हो जाएगा और यहीं से यरोदा जेल में हम लोग कहेंगे कि गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि अंबेडकर जी भी बहुत रिस्पेक्ट के नजरिए से गांधी जी को देखते थे।
ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय यहाँ पे मध्यस्थता करेंगे और दोनों लोग के बीच में एक समझौता कराएंगे जिसको हम लोग कहते हैं पूना समझौता। ये 1932 की घटना है, ठीक है। इसको हम लोग यरौदा समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से क्या होगा, वो मतलब ब्रिटिशर्स वो सांप्रदायिक पंचायत में कम्युनल अवार्ड में केवल 71 सीट देते हैं, गांधी जी 147 सीट देते हैं। गांधी जी बोलेंगे ठीक है एक काम करिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इतनी परसेंट आरक्षण है, कमेंट बॉक्स करके बताओ कितना। पूना पैक्ट को डिटेल में हम लोग कल देखेंगे। और यहां से हो जाएगा पूना पैक्ट। गांधी जी यहां से समझ जाते हैं कि भाई कि अब इस मूवमेंट को खत्म करने का टाइम है और हमको अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का टाइम है, और गांधी जी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर गांधी जी का वो पूरा कहानी हम लोग देखेंगे कि यानी कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, कम्युनल अवार्ड को देखेंगे, गांधी जी की अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन को देखेंगे। इसमें समय बचेगा तो आगे भी देखेंगे कि भाई वो 1935 के एक्ट के तहत जो प्रावधान आया था, कांग्रेस जो गवर्नमेंट में शामिल होती है तो कैसे कैसे शामिल होती है, क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसा क्लास रहेगा, आज 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई है तो यहाँ पे हम लोग को पॉज करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।